लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछिए जिसके मुंह में चाबुक है। वो एडम स्मिथ ने कहा था कि इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, तो इनविजिबल हैंड ऑफ जेंडर बायसेस कि हुई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर गांव, हर गली, हर शहर में हर हाथ फहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डेमोक्रेटिक है, लेकिन हमारा समाज डेमोक्रेटिक नहीं है। दो 226 घराने हैं इस पूरे देश के अंदर जो पूरी हायर जुडिशरी को कंट्रोल किए बैठे हैं। जब तक ये चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, एक कविता पढ़ी थी मैंने कक्षा 10वीं की, उसकी 2 लाइनें बताता हूँ। लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछिए जिसके मुंह में चाबुक है। जिन लोगों को उस संकल्पना का या उस परिस्थितियों के बारे में पता ही नहीं है, वो उनके बारे में बैठ करके वहां पर न्याय करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि हालात कहां कहां से कैसे कैसे निकल करके लोग आते हैं, किन किन आधार में उन्होंने क्या क्या बात की है। तो जजेज जब तक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन सारे समाज का नहीं होगा ना, तब तक न्याय की संकल्पना देश के अंदर नहीं हो सकती। देखिए, सैद्धांतिक रूप से मैं समझता हूँ कई चीज़ों को मान लेना एक बात होती है, लेकिन जैसे वो एडम स्मिथ ने कहा था कि इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, तो इनविजिबल हैंड ऑफ जेंडर बायसेस वो लागू रहते हैं। और मेरे ख्याल से ये बात जब हम लोग तय करते हैं आपस में, ये ऐसा नहीं है कि नहीं शामिल करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो समस्याएं हैं उनके बारे में सबसे पहले सचेत होके हमें सोचना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दूसरी बात कमरेड रविंदर ने एक कही जो वो रखना चाह रहे थे और शायद उनके दिमाग से उतर गई, जो असम में अभी अरेस्ट हो रही हैं, ठीक है। आई मीन लॉ का कितना बड़ा फ्लैग्रेंट वायलेशन। देखिए, बड़े बड़े मसले होते हैं, बड़े बड़े मसलों में वो पॉलिटिकल स्टेक्स भी बहुत हाई होते हैं, लेकिन जो आसाम में जिनको इस वक्त पकड़ा जा रहा है, हम सब जानते हैं कि अर्ली मैरिज या इस तरह की तमाम चीज, उनका संबंध कानून से नहीं है, उनका संबंध सामाजिक परिस्थितियों से। वो समाज जो पितृसत्तात्मक है और जो महिलाओं को सोच समझ करके एक निचला पायदान देता है, निचला दर्जा देता है, तो ये भी। और मैं समझ कि जब बेल की बात आती है हाई प्रोफाइल केसेस में, तो बहुत सी बहस होती है, बहुत से लोग भी जुटते हैं और तमाम बातें होती हैं, लेकिन उन गुमनाम महिलाओं का या पुरुषों का, या वो गुमनाम आदिवासी पिछले साल 150 या 200 छोड़े गए छत्तीसगढ़ में, जिनके 5 साल के बाद कोई केस साबित नहीं हुआ, लेकिन 5 साल तो उनके निकल गए और उनमें से एक का भी नाम हम नहीं जानते, किसी को याद भी नहीं होगा। इसी से जुड़ी बात में देखिए, ये अक्सर एक बात आती है, और ख़ासतौर से जिन हलकों में से मेरा वास्ता पड़ता है, कि बहुत से लोग मानते हैं कि हम एक जनवाद हैं। शायद कुछ लोगों के लिए तो जनवाद है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस पे गालिब का वो शेर फिट बैठता है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, जनवाद के बारे में जब हम सोचते हैं तो सिर्फ हम अपने आप को शीशे में रख के, सामने रख के न देखें कि हमारे लिए जनवाद है कि नहीं है। और दरअसल आज बहुत से लोगों को जनवाद की तकलीफ इसलिए हो रही है कि वो प्रिविलेजेस, वो राइट्स जिनको कि वो हमेशा से मानते आए थे कि ये तो है ही हमारे। I mean, there is democracy for the intelligentsia. Okay. There is democracy for the upper classes.
हमें बोलने का अधिकार है, हम अपनी बात रख सकते हैं। आज जब ये छीन रहा है उनका, तो और ये गलत हो रहा है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन इस बात का भी हमें ख्याल रहना चाहिए कि ये अधिकार भारत की बहुमत जनता के पास, और सिर्फ बहुमत नहीं, मैं समझता हूं 90% जनता के पास शायद ही कभी थे। जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की प्रोसीजरल प्रोसेस है, उसको उसके अलावा तो मामला संगीन है, हालात संगीन हैं। मैं तो सिर्फ दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें कह के खत्म करूंगा कि हुई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर गांव, हर गली, हर शहर में हर हाथ फहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो जो सत्येंद्र जी ने भी कहा, जो कॉमरेड रविंदर ने भी कहा, देखिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना और डेमोक्रेटिक समाज होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं ये मान भी लूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डेमोक्रेटिक है, लेकिन हमारा समाज डेमोक्रेटिक नहीं है। और जो डेमोक्रेसी जिस रूप में, जिस हालत में आज है, अगर हम उसके बारे में कोई मुगालता रखते हैं या कोई एक बहुत ही ज्यादा इंथ्यूजिंग समझ रखते हैं कि साहब ये बहुत अच्छी है, अगर रिस्टोर हो जाए, मसलन कल को फिर से यूपीए गवर्नमेंट आ जाए तो डेमोक्रेसी टू अ लार्ज एक्सटेंट विल बी रिस्टोर्ड इन दिस कंट्री, अगर इस तरीके की कोई समझ रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे समाज के डेमोक्रेटाइजेशन के काम में जरूर अड़चन पैदा होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सब आए, यहाँ बात सुनी, ये मामले संगीन हैं, लेकिन मैं अभी हाल में गुजरात गया, फोटोग्राफी का शौक है मुझे, तो वहाँ कच्छ में एक गांव भुज डिस्ट्रिक्ट में धानेटी में था। तो धानेटी हम गए और बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, थोड़ी बहुत बातचीत हुई। अच्छा, आप जेएनयू से हैं? तो कुछ की आंखें खुली और कुछ के मुंह टेढ़े हुए, खैर, और कुछ ने बड़े अच्छे से बात करी। लेकिन जब वो सब चले गए तो बाद में एक नौजवान आया, बहुत ज़्यादा नौजवान भी नहीं था, इट वॉज अ मिडिल एज पर्सन। ही सेड कि सर, हमें मालूम है हमारा ऑपोजिशन तो मरा हुआ है, जेएनयू के लड़कों ने ऑपोजिशन का काम निभाया है। ये उस वक्त की बात है। और दूसरी कि जो एक उम्मीद की किरण जो किसान आंदोलन ने की, अगर पिछले 8 साल का 9 साल का ये अरसा देखें, तो जो 2 चीजें जिससे कि हमारा दिल थोड़ा खुश होता है, वो पहले बार में वो था जो छात्रों के आंदोलन जगह जगह हुए, और दूसरी बार में जो किसानों ने कमाल किया। लेकिन उसके बावजूद बजाय लोगों के आंदोलनों को खड़ा करने पे ध्यान देने के, हम नेशनल से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक के इलेक्शन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि समाज के डेमोक्रेटाइजेशन की बात वो आंदोलनों से पूरी होगी। और जैसा पारिक साहब ने कहा कि अगर आंदोलन हो गए तो जजों में भी हौसला आएगा कि वो कुछ जनता की बात कहे, वरना लिखे पढ़े लोग होते हैं, लिखने पढ़ने का शौक होता है, बड़ी अच्छी शब्दावली का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी अच्छी हो जाती हैं, लेकिन उन प्रोनाउंसमेंट्स का नतीजा या असर समाज में दिखता हो, ऐसा नहीं।
प्रोनाउंसमेंट्स अच्छी अच्छी हैं और समाज धरातल में जा ही रहा है। तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।